हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम लोग इस चैनल पे दृष्टि की करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो कि मंथली है नवंबर की, उसको कवर करा रहे हैं। इसमें पॉलिटी पूरी कवर हो चुकी है और इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक हो चुके हैं और आज इस कड़ी में ये तीसरा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो दूसरा टॉपिक था वो था मुद्रा विनिमय दर और ग्रीष्म का नियम। आज है ये तीसरा टॉपिक, आरबीआई द्वारा आईसीआरआर को वापस लेने का निर्णय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिटी से संबंधित है। तो आप इसके स्टैटिक्स पार्ट को भी जा कर के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये चर्चा में आखिर क्यों है। तो क्या हुआ है कि हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है अपना, आरबीआई ने वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात यानी आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इसको चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक कई चरणों में आईसीआरआर के तहत बैंकों द्वारा रखी गई राशि जारी करेगा। तो यहाँ पे आप ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा कि चरणबद्ध तरीके से बंद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बंद करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस ट्रिकी बनाए जा सकते हैं प्री में। तो यहीं देख लेते हैं कि आईसीआरआर है क्या। तो आपको आईसीआरआर यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो यानी वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, इसको जानने से पहले हमें सीआरआर को समझना होगा यानी कैश रिजर्व रेशियो को। इसमें क्या होता है कि बैंकों को अपनी जमा राशि और कुछ अन्य देनदारियों में से एक निश्चित अनुपात के बराबर तरल नकदी आरबीआई के पास रखनी होती है, जो कि अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास का एक उपलब्ध उपकरण है, यानी एक मैकेनिज्म है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो उससे क्या होता है कि जब बैंकों को तनाव की अवधि होती है तो ये बफर के रूप में भी कार्य करता है। तो वर्तमान में क्या हुआ है कि बैंकों को अपनी जो शुद्ध मांग और समय देनदारियों का 4.5% जो है वो आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो आईसीआरआर है वो क्या करेगा कि वो जमा और उधार के दरों पर ऊपर की ओर दबाव डालेगा। यानी कि आरबीआई के पास जो सिस्टम है उसमें अतिरिक्त तरलता की अवधि में सीआरआर के अलावा जो आईसीआरआर है वो उसका अनुपात लागू करने का विकल्प है और केंद्रीय बैंक अब इसका प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंकों को अब आरबीआई के पास अधिक तरल नकदी जमा करनी होगी। क्या हुआ है कि 10 अगस्त 2023 को जो मौद्रिक नीति की घोषणा एवं 2000 के जो नोटों के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने घोषणा की कि बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ एनडीटीएल में वृद्धि पर 10% का जो वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात यानी आईसीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। तो एनडीटीएल क्या होता है कि एक बैंक होती है जो सार्वजनिक या अन्य बैंक के पास होता है एनडीटीएल, कि इसकी मांग और समय देनदारियां यानी जो भी जमा करते हैं कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में तथा अन्य बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति के रूप में जमा के बीच का अंतर होता है। कहा गया है कि वो सितंबर 2023 या उससे पहले इसकी समीक्षा करेंगे। तो आईसीआरआर को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि आरबीआई ने बैंकिंग जो प्रणाली है इसमें अतिरिक्त तरलता को प्रबंधित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में आईसीआरआर की शुरुआत की है। अतिरिक्त तरलता यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो ज़्यादा ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है कि अधिशेष तरलता में कई कारकों ने योगदान दिया है, जिसमें 2000 के जो नोटों का है ना विमुद्रीकरण, ये भी शामिल है कि विमुद्रीकरण से 2000 के नोटों का विमुद्रीकरण से मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से भी इसको किया जा रहा है। तो आरबीआई द्वारा अधिशेष को यानी कि जो ज़्यादा पैसा आ गया हो को सरकार को हस्तांतरित करना सरकारी खर्च और पूंजी प्रवाह में वृद्धि करता है। इस तरलता वृद्धि में मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को बाधित करने की क्षमता थी, जिसके लिए कुशल तरलता प्रबंधन की सिस्टम की आवश्यकता थी। इस वजह से आईसीआरआर को लागू किया गया है, मतलब शुरू किया गया था। तो आरबीआई द्वारा आईसीआरआर को वापस लिए जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो ये एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने और सिस्टम की तरलता में अचानक झटके को रोकने के लिए आईसीआरआर को बंद करने का कार्य जो है वो चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तो आपको पता है कि चरणबद्ध तरीके से क्यों किया जा रहा है। दूसरा है कि आईसीआरआर जो है, तो चरणबद्ध तरीके में वो क्या करने वाले हैं, तो जो आईसीआरआर जो है रिवर्सल के पहले जो ले रहे हैं पैसा, उससे पहले क्या मतलब क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। तो पहले और दूसरे चरण में क्या होगा कि प्रत्येक बैंक की जो जब्त राशि है यानी उसका
25% जारी किया जाएगा और जो शेष 50% राशि है वो तीसरे चरण में जारी किया जाएगा। और इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ये है कि बैंकों के पास आगामी जो त्यौहार हैं, जैसे दिवाली आ गई है, सीज़न के दौरान बढ़ी हुई जो ऋण की मांग है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता हो। यानी कि यहाँ पे बेसिकली बताऊँ ये कि आईसीआर के द्वारा क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा जो तरलता है 2000 के नोटों को जो बंद किया गया था विमुद्रीकरण के कारण, तो उस तरलता को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा सीआरआर के अलावा आईसीआरआर लगा करके मार्केट से पैसा खींच लिया था। लेकिन अब त्यौहार आ रहा है और लोग लोन लेंगे बैंकों से, तो मार्केट में तरलता की कमी हो सकती है, यानी पैसों की कमी हो सकती है। तो ये चरणबद्ध तरीक़ों से पैसों को वापस कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा इस आईसीआर के माध्यम से, ताकि मार्केट में तरलता बनी रहे और लोगों को ऋण जो लेना है वो उपलब्ध हो सके और मार्केट सुचारू रूप से चल सके। अगला है कि तरलता स्थितियों पर आईसीआरआर का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा प्रभाव? तो आईसीआरआर का उपाय बैंकिंग प्रणाली से रुपए 1 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करेगा। दूसरा है कि आईसीआरआर जो है जनादेश के परिणाम स्वरूप 21 अगस्त 2023 को बैंकिंग प्रणाली की जो तरलता है अस्थायी रूप से घाटे में बदल गई। उससे क्या हुआ कि जीएसटी से संबंधित जो बहिर्वाह और रुपए को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से बढ़ गया था। वैसे तो मैंने आपको सीआरआर के बारे में थोड़ी जानकारी ऊपर दे दिया है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से पढ़ें, जो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ही हो क्या सकता है। तो पहला ये है कि बैंकों की कुल जमा राशि के मुकाबले रिजर्व में रखी जाने वाली नकदी का प्रतिशत सीआरआर कहलाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपका कोई पिगी बैंक है और उसमें कुछ पैसे हैं या गुल्लक है, तो उस पैसों का जो कि कैश में है उनमें से कुछ परसेंट जो है आपको सेविंग्स में रखना है, जहाँ से आपको खर्च नहीं करना है। तो ये जो परसेंटेज है वो आरबीआई तय करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक यानी एलएबी को छोड़ करके इन दोनों को छोड़ करके भारत के सभी बैंकों को सीआरआर की राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि छोड़ करके, इन दो बैंकों को छोड़ करके बाकी सभी सीआरआर जमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों को आरबीआई के साथ सीआरआर बनाए रखने के से छूट दी गई है। ठीक है, हालांकि इन्हें नकदी या सोना या भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में सीआरआर अपने पास बनाए रखना होगा। तो इन लोगों को सीआरआर अपने पास नकदी या सोना, अन्य जो प्रतिभूति उनको अपने पास रखना होगा। तो सीआरआर की जो राशि है कॉरपोरेट्स या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दिया जा सकता। बैंक उस राशि का उपयोग जो है निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता कि आप कहीं और निवेश कर दे, किसी और देश में या स्टॉक मार्केट में से लगा रहे हो, आप वो नहीं कर सकते हो। तो बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त कर सकता, तो आप इस यहाँ से उधार किसी को नहीं दे सकते हो। आरबीआई के पास आरक्षित नकद की आवश्यकता यानी कि कैश जो है रिजर्व की आवश्यकता क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट है, चूँकि बैंक की जमा राशि एक हिस्सा जो बैंक की जमा राशि उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास होता है, इसलिए यह किसी भी आपात स्थिति में राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या कोई और घटना हो जाती है, बेसिकली तो ये है कि वो दिवालिया हो सकती है, तो उस टाइम पे जो रिज़र्व है उसका वो काम आ सकता है। और जब ग्राहक अपनी जमा राशि वापस चाहते हैं तो नकदी तुरंत उपलब्ध होती है। ठीक है, सीआरआर जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का खतरा है तो आरबीआई द्वारा सीआरआर बढ़ाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाती है, पैसे से मतलब मार्केट से पैसे को खींच लिया जाता है, ताकि बैंकों को रिजर्व में अधिक धन रखने की आवश्यकता हो, जिससे बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा प्रभावी रूप से कम हो जाती है। इससे क्या होता है, मतलब कि प्रभावी रूप से कम हो जाती है का मतलब ये है कि अगर बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो वो मार्केट में लोन वोन नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, उस मतलब कम ब्याज दर पे, जिसकी वजह से मार्केट कंट्रोल में रहता है। इससे अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह पर अंकुश लगता है। जब बाज़ार में धन राशि बढ़ाने की आवश्यकता होती है तब आरबीआई क्या करती है कि सीआरआर के दर को कम कर देता है। तो कम पैसे जमा करने पड़ते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, जिससे आप मार्केट में फ़्लो कराते हो, निवेश करते हो, कहीं किसी को लोन देते हो, ये सारे काम होते हैं, जिससे बैंकों को निवेश उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में व्यवसायों और उद्योगों को ऋण प्रदान
करने में मदद मिलती है और कम सीआरआर से अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ावा मिलता है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट आ सकता है कि कम सीआरआर से अर्थव्यवस्था की विकास दर को भी बढ़ावा मिलता है। अब कैसे, ये आपको पता है। सीआरआर और अन्य मौद्रिक साधनों को बनाए रखने की आवश्यकता हर वाणिज्यिक बैंक को होती है, लेकिन एनएफबीसी को नहीं। तो एनएफबीसी क्या होता है कि ये एक जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। तो ये कंपनी होती है और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आती है, बैंक के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है कि इनका कार्य जो होता है वो परिवहन, रोजगार सृजन, धन सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण के प्रसार है, समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके सहयोग आदि के साथ अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदारी करता है। तो इसका महत्वपूर्ण रोल है। और वे बीमा से संबंधित मामलों में ग्राहकों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि विमुद्रीकरण के मामले में आरबीआई द्वारा आईसीआरआर का उपयोग। तो पहला यह है कि आरबीआई ने अचानक तरलता में वृद्धि की स्थिति के लिए आईसीआरआर को लागू करने का विकल्प चुना। जैसे कि विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई ने 500 और 1000 रुपये के जो बैंक के नोट थे उनके विमुद्रीकरण के बाद नवंबर 2016 में आईसीआरआर का उपयोग किया था। फिर क्या हुआ था कि आरबीआई को मौद्रिक नीति के अन्य पहलुओं को प्रभावित किए बिना मुद्दे का समाधान करने की अनुमति देता है। ये जो है मौद्रिक नीति जो होती है, तो यह सटीकता के मतलब सटीकता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खास करके विमुद्रीकरण जैसे अनोखी परिस्थितियों के दौरान। तो ये स्पेशल फॉर विमुद्रीकरण है। तो जब क्या होता है कि विमुद्रीकरण जब होता है तो उसमें क्या होता है कि नोटों की वापसी जैसी जो बड़े पैमाने की घटना होती है उसके कारण तरलता में अचानक से वृद्धि हो जाती है। तो जो केंद्रीय बैंक है यानी आरबीआई भारत में, को एक उपकरण की आवश्यकता हो सकती है जिसे तुरंत प्रभाव में लाया जा सके। तो वो है आईसीआरआर, जो अपेक्षाकृत तेज़ी से लागू किया जा सकता है। तो बेसिकली आईसीआरआर जो है आमतौर पर एक अस्थायी उपाय है। अस्थायी इसे तब शुरू किया जा सकता है जब अतिरिक्त तरलता को अस्थायी रूप से अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और तरलता की स्थिति स्थिर होने पर इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि अभी 2000 के नोटों के साथ हुआ। तो दूसरी और अन्य उपकरण जैसे कि रेपो रेट, वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर आदि का तरलता पर दीर्घकालिक और धीमा प्रभाव हो सकता है। तो ये तेज़ी से प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है आईसीआरआर को। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसके उपकरण क्या क्या है उसके अंतर्गत। तो गुणात्मक तौर पर नैतिक दबाव, यह एक गैर बाध्यकारी तकनीक है जहां पे आरबीआई बैंकों के ऋण और निवेश व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अनुनयन एवं संचार का उपयोग करती है। दूसरा है प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण। ये ऐसे उपाय हैं जिनमें विशिष्ट क्षेत्रों यानी स्पेशल जो एरियाज़ हैं और स्पेशल जो उद्योग हैं उनके लिए ऋण के प्रवाह को विनियमित करना शामिल होता है। आरबीआई नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ क्षेत्रों को ऋण देने का निर्देश जारी कर सकता है या ऋण सीमा निर्धारित कर सकता है। तीसरा है चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष क्रेडिट नियंत्रण से अधिक विशिष्ट और अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में डिमांड को नियंत्रित करता है। मांग को नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ता ऋण जैसे विशेष प्रकार के ऋणों को लक्षित करता है। उपभोक्ता ऋणों जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की जो मात्रात्मक उपकरण है वो क्या है, तो सीआरआर है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर किसी बैंक की जमा राशि का वह अनुपात है जिसे उसे नकदी के रूप में आरबीआई के पास आरक्षित रखना होता है। सीआरआर को समायोजित करके आरबीआई बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को नियंत्रित करता है ताकि मार्केट में जो बैंक हैं वो लोगों को ज़्यादा ऋण ना बांट पाए। अगर ये पैसा आरबीआई उनसे ले लेगा तो ये ब्याज दर बढ़ा देंगे और बहुत ज़्यादा ब्याज दर बढ़ने के कारण लोग ऋण लेना अवॉइड करेंगे। दूसरा क्या है, रेपो रेट। रेपो दर क्या होता है कि वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए पैसा उधार देता है। रेपो दर में बदलाव किए जाने से इन बैंकों के उधार लेने की लागत और उसके बाद उनकी उधार दरों पर असर पड़ सकता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो उस हिसाब से आप आरबीआई को बैंक पैसे देते हैं तो बैंकों के पास पैसे कम रह जाते हैं।
दूसरा है रिवर्स रेपो दर। ये वो ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास जमा रख सकता है। यह अल्प अवधि ब्याज दरों के लिए एक आधार प्रदान करने के साथ ही तरलता प्रबंधन में मदद करता है। हाँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ना एक कन्फ्यूज़न होता है कि किस टाइम पे कौन किसको उधार दे रहा होता है या दे रहा होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रेपो जो रेट होती है, रेपो जो दर होती है, उसमें आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा उधार देता है, आरबीआई से बैंकों तक जाता है। रिवर्स में क्या होता है फिर कि बैंक आरबीआई के पास रखते हैं जमा। तो रेपो में आरबीआई बैंकों के पास देता है उधार के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए, और रिवर्स में फिर रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को देते हैं। तो बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वो दर होती है जिसपे आरबीआई बैंकों को आरबीआई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दीर्घकालिक, ये याद रखिएगा, दीर्घकालिक धन प्रदान करती है। यह दीर्घकालिक मुद्रा बाजार में ब्याज दरों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई जो है वो खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं, उनकी खरीद तथा बिक्री करता है, और ये बैंकिंग प्रणाली में धन आपूर्ति और तरलता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों शामिल होते हैं। इसका उपयोग जो होता है कि बैंकों द्वारा अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यह आरबीआई को प्रतिदिन तरलता स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद करती है। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं उसको आप ध्यान रखिएगा कि अल्पकालिक जो तरलता के लिए होती है, इसका उपयोग जो है बैंकों के द्वारा होता है, और यहाँ आरबीआई प्रतिदिन तरलता परिस्थितियों का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वह दर जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स के संपार्श्विक के लिए आरबीआई से तुरंत ही ऋण ले सकता है, मतलब आरबीआई से तुरंत ऋण लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये बैंकों के लिए वित्त पोषण के द्वितीयक स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी कि बैंकों को तुरंत लोन चाहिए, अगर तो तुरंत उनको इमरजेंसी है तो वो ये इनका MSF का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तो ये क्या होता है कि ये किसी बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों का परसेंटेज है जिससे अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यहाँ प्रतिभूतियों का मतलब है कि सोने, चांदी, नकदी या किसी भी अन्य प्रकार की जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड आदि के रूप में SLR बैंक अपने पास रखते हैं करना। काफ़ी रिलेवेंट आर्टिकल था आज का, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से अगर कुछ भी चीज़ें इनमें से एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत होगी तो आप गूगल सर्च या अन्य चीज़ों का अपने नोट्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। तो इससे संभावित प्रश्न जो हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू होना चाहिए था, यहाँ पे सकल घरेलू लिखा हुआ, उत्पाद की वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया है। अपने तर्कों के समर्थन में कारणों को बताएं। So thank you so much for watching this. Have a good day.